Hello class, good morning. So today we'll discuss about effect of rotation on the value of g. In the yesterday's class we have discussed the effect of height on the value of g, है ना, and the effect of depth also on the value of g. These two things we have calculated yesterday. ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करेंगे कि अगर मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑन जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ घूमती है ना, अर्थ के रोटेशन से वैल्यू ऑफ जी पे क्या इफेक्ट होता है, इसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सो देखिए यहाँ पे दिस इज योर अर्थ, है ना, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो ये बात क्यों है समझने की, हमने वैल्यू ऑफ जी निकाली है जो कि कितनी आई थी कल के लेक्चर से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कहां पे है, ये वैल्यू है हमारे इक्वेटर पे, सरफेस पे है बेसिकली ये वैल्यू, है ना, और यही वैल्यू पोल्स पे भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सरफेस और पोल के बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट दे दिया जाए और वहां पे पूछा जाए कि भाई वैल्यू ऑफ जी यहां पे बताइए, यानी कि किसी रैंडम पॉइंट पे अर्थ पे आपको बोल दिया जाए कि यहां पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए, तो क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको बात को समझते हैं। सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड लेट सपोज द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम। बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि सपोज करो कि यहां पे हमने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया P, और जहां पे हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट या कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां पे हमें अगर वैल्यू ऑफ जी पता करनी है तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक यूनिट मास रख देते हैं। तो सपोज करो कि यहां पे हमने एक यूनिट मास रख दिया m0। ठीक है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस, और ये वाला पॉइंट हो गया। सपोज इस पॉइंट का यहां से जो एंगल है सपोज थीटा है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो अब आप यहां पे देखो, जब अर्थ रोटेट हो रही है ना, अर्थ रोटेट हो रही है यानी कि यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम बनाएं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अर्थ कुछ ओमेगा की वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, यानी कि कुछ एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ में, इट इज रोटेटिंग। तो देखो क्या होगा कि ये जो P पॉइंट है, अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगी, मान लो कोई फोर्स F1 से। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें यहां पे, तो जब अर्थ रोटेट होगी तो क्या ये जो P पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन भी करेगा, हाँ या ना। क्या इस P पॉइंट पे सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे, और अगर सर्कुलर मोशन होगा तो हम, अर्थ भी रोटेट हो रही है, पॉइंट का भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या यहां पे एक फोर्स आएगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो अगर, और सॉरी, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स लाइक अ स्यूडो फोर्स। तो अगर सेंटर ऑफ सर्कल ये है तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमने छोटा सा सर्कल बनाया है ये सपोज स्मॉल आर रेडियस का है ना, स्मॉल आर रेडियस का है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ हो गई स्मॉल आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें यहां पे, तो ये एंगल जो है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा FC cos थीटा। ये वाली बात ध्यान रखना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये रेडियली अवे लगेगा, है ना, रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां पे जो सर्कल बन रहा है इसके सेंटर से रेडियली अवे इस तरह से होगा। इतनी बात आई अपने को समझ में। अच्छा, सो वी हैव मेड ऑल द थिंग्स, ऑल द फोर्सेस वी हैव मार्क्ड। नाउ अगर हमें
इस P पॉइंट पे वैल्यू ऑफ G पता करनी है, यानी कि P पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमें ये पता करना है, तो हमें सबसे पहले P पॉइंट पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। तो इस P पॉइंट पे हमने मास कितना रखा है? m0, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे m0 से, हमें वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता चल जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द नेट फोर्स। कहां पे? P पॉइंट पे। तो ये नेट फोर्स कितना आएगा हमारे पास? देखो, दिस माइनस दिस, F1 माइनस FC cos थीटा, क्या यही आएगा? अच्छा, तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, F नेट ऑन P इज इक्वल्स टू F1 माइनस FC cos थीटा। अब देखो F1 जो है ये बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है ना, तो यानी कि क्या होगा ये G m नॉट अपॉन कितना R स्क्वायर, यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर। और ये अपने को पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया, देन माइनस FC cos थीटा। नाउ FC इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R, हाँ या ना? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? m यानी कि m नॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये R कितना है? स्मॉल r, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन cos थीटा। कैसे लिख सकते हैं हम इसे? अब अगर आप देखो यहां पे cos थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज नथिंग बट द रेडियस। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, है ना? तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि cos थीटा क्या है? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो आपके पास स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? r cos थीटा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, अच्छा F नेट लिखा हुआ है ना? F नेट है यहां पे। तो और इस इक्वेशन को अपन देखो और कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली अपन इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? mg डैश इज इक्वल्स टू, अब देखो gm अपॉन R स्क्वायर, क्या ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की याद दिलाता है? यानी कि क्या लिखा हुआ है? g। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m नॉट इंटू जी, और नेगेटिव साइन को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस m नॉट ओमेगा स्क्वायर। और अब देखो स्मॉल r की जगह में क्या लिख रहा हूं? r, और cos थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकता हूं मैं इसे? अच्छा, और देखो ये नेट फोर्स किसके है? P के ऊपर है, यानी कि m नॉट जी डैश, ऐसे मैंने इसको यहां पे लिख दिया। तो अब अपन देखो, अगर मैं पूरे को m नॉट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? g डैश बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इस रिजल्ट को देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो जो मेन क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। यानी कि अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस P पॉइंट पे घटेगा, या कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे, और अगर ओमेगा घटेगा तो G बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, किसी रैंडम पॉइंट पे। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल डेरिवेशन रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द वैल्यू ऑफ G। अगर अर्थ रोटेट होगी तो G पे क्या असर आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। अब देखो यहां पे मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूं इसका। इस इक्वेशन को मैंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना, अपने आप में। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ के पोल्स हैं, अर्थ में क्या है, एक तो पोल्स हैं और एक क्या है, इक्वेटर है अर्थ पे, है ना। तो जो पोल्स हैं, क्या ये थीटा बराबर 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। तो अगर आप यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करो तो cos 90 कितना होता है, 0। तो यानी कि G डैश बराबर क्या आ गया, G। यानी कि पोल्स पे मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब बात करें इक्वेटर की, इक्वेटर कितने पे लाया करता है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे,
है ना। तो अब यहां पे थीटा बराबर जैसे 0 डिग्री अपन डालेंगे तो कितना आएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नो, दिस इज द मिनिमम, कि g में से कुछ बातें अपन सबट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। सो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या आ गया हमारा मिनिमम, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है, जो कि g के बराबर ही होती है। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई अपने को अच्छे से। एक और कंसेप्ट देखते हैं अपन। हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन दी वैल्यू ऑफ जी। कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे शेप ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट रहता है। क्या हम इन रियलिटी ये बात जानते हैं कि अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, लेकिन हम हमारी कैलकुलेशन में अर्थ को क्या मानते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी मानते हैं, लेकिन इन रियलिटी अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। अर्थ कैसी है, इलिप्टिकल है। कैसी है, इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल शेप कैसी होती है, क्या इलिप्टिकल शेप कुछ ऐसी होती है, हाँ या ना। अब अगर अपन यहां पे देखें तो ये इक्वेटोरियल लाइन मान लेते हैं और इसे पोल वाली लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्या होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि दिस लाइन is basically representing the radius of equator and this line is indicating the radius of pole, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि इक्वेटर का रेडियस जो है वो पोल्स के रेडियस से बड़ा होता है, और डायग्राम से भी वाली बात समझ में आती है, इलिप्टिकल शेप, है ना। अच्छा, अपन ये तो जान पा रहे हैं कि भाई अगर इलिप्टिकल शेप है तो इक्वेटर का रेडियस बड़ा होगा पोल से, लेकिन क्या मार्जिन से। तो जो मार्जिन होता है आर ई माइनस आर पी, दिस इज समवॉट इक्विवेलेंट टू 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है किसमें, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। ये वाली बात हमें यहां पे समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा था gm अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। यहां पे क्या आप देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हाँ या ना। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो देखो यहां पे इस बात का क्या मतलब है कि जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे ये कम होगा, रेडियस कम हुआ तो ये ज्यादा होगा। यानी कि यहां पे देखो इक्वेटर पे रेडियस कैसा है, ज्यादा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी लेसर देन दी पोलर मींस पोल्स, ठीक है ना। यहां पे देखो रेडियस ऑफ पोल, क्या रेडियस ऑफ पोल यहां पे कम है। अगर रेडियस ऑफ पोल कम है तो क्या ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर, ठीक है। और यहां पे भी देखो हमने जो ये अभी एक कंक्लूजन निकाला था, इधर देखिए बेटा सब लोग, हमने यहां पे क्या कंक्लूजन निकाला था, पोल्स पे जी की वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम, और इक्वेटर पे क्या आई थी, मिनिमम। द सेम थिंग वी कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। अब अपन इधर आते हैं फटाफट से, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल अपन देखते हैं इनसे रिलेटेड। लेट्स सी ओवर हियर। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ हाइट above the earth's surface the acceleration due to gravity decreased by 75%। तो सबसे पहले हाइट आपके सामने आनी चाहिए, है ना, और अर्थ सरफेस के ऊपर चला गया है। तो हमने देखा था कि हाइट का इफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या होता है भाई, क्या ये होता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन करके हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या चीज यहां पे समझ में आई थी कि हाइट अगर बढ़ती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, ठीक है ना। हाइट बढ़ती है जैसे ऐसे वैसे वैसे ये घटता है, एंड वाइस वर्सा।
तो कैसे ऑब्टेन किया जाए, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर कोई h हाइट पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज्ड बाय 75%। ठीक है भाई, तो हमने क्या बोला कि वो ये कह रहा है कि 75% डिक्रीज होगी, तो बची कितनी 25%। 25% का मतलब क्या हो गया, g/4, यही तो हुआ g/4। तो अब यहां पे देखो g से g कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 1 प्लस h/r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अगर ये स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, क्या मैं लिख दूं डायरेक्टली इक्वल्स टू 2। अच्छा, और अगर ये 1 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि h/r इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि हाइट किसके बराबर हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी कि 75% कब डिक्रीज हो जाएगी, जब वो जो पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर वो रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट के बराबर हो जाए। यानी कि जो पॉइंट है अर्थ सरफेस से ऊपर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितना कि रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 75% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई वाली बात। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। What is the time period of rotation of earth when body at a equator become weightless? तो ये क्या कह रहा है कि भाई इक्वेटर पे हमारी जो बॉडीज हैं, जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो कब वेटलेस फील करेंगे, उनको अपना मास ही फील ना हो, ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है। तो वो पूछ रहा है कि अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड बताओ कि एक रोटेशन कितने टाइम में होगा, तब जाके वेटलेसनेस वाली कंडीशन अचीव होगी। तो देखो ऐसी कंडीशन को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी अभी हमने हमारा फॉर्मूला निकाला है, ठीक है ना, और हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो ये सिमिलर फॉर्मूला हम यहीं पे अप्लाई करेंगे, g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है कहां पे, देखो बात हो रही है इक्वेटर पे। कहां पे बात हो रही है, इक्वेटर पे। तो ये भी हमने देखा है कि इक्वेटर पे g डैश की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि थीटा क्या होता है 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना हो जाता है 1, यानी कि g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब ये जो g डैश है, ये जो g डैश है, क्या इन रियलिटी ये बेसिकली mg था, ये भी mg था, यहां पे भी m था, हमने पूरे को m से डिवाइड किया था, हाँ या ना। तो बेसिकली यहां पे अपने को अपरेंट वेट पता चलता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई व्हेन द इक्वेटर बिकम्स, इक्वेटर पे जो भी बॉडीज है क्या फील करे, वेटलेसनेस, यानी कि वेट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि हम g डैश को क्या कर देंगे 0। तो यहां पे क्या होगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 0, यानी कि g बराबर क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, g अपॉन आर के, यानी कि ओमेगा बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ g अपॉन आर। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि 2 पाई बाई टी, एक टाइम पीरियड में 2 पाई, एक रोटेशन को कंप्लीट करने वाली एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g बाय आर। अब ये t आ गया हमारे पास, तो t कितना निकल के आएगा, t बराबर 2 पाई यहां रहेगा अंडर रूट ऑफ r बाय जी। अगर आप इसको कैलकुलेट, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ अर्थ 2 पाई, पाई इज 3.14, अगर आप इन सब वैल्यूज को डालोगे तो कुछ आएगा 84.1 या 2 मिनट, विच इज रफली इक्वल टू 1.5 आवर। ठीक है ना, जब अर्थ का एक रोटेशन अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा ना, अभी कितने घंटे में पूरा होता है 24 घंटे में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जब अर्थ का रोटेशन अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, तब इक्वेटर पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, वो अपने आप को कैसा महसूस करेंगी, वेटलेस। ठीक है ना, वो अपने आप को वेटलेस फील करेंगे। क्यों, क्योंकि रोटेशन की स्पीड जो है, देखो टाइम कम हो गया रोटेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी बड़ी होगी। ठीक है ना, तो ये वाली बात यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे,
ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता रहने चाहिए। तो इन सब बातों को नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपन बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। सिमिलरली अपन क्या है, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। सब कुछ आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, धीरे धीरे करके हम यही सब चीजें आगे पढ़ेंगे। ओके, so that's why this topic is very much similar to the electrostatic, right? चलो हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं और बेसिकली वेक्टर लगाते हैं, आई वेक्टर, ठीक है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है, द फील्ड सराउंडेड या एनी मास सराउंडेड बाय द फील्ड इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई एक मास है, उस मास के आसपास जो फील्ड है हम उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बातें इनको लिख लेते हैं, है ना। The strength of gravitational field intensity can be measured in terms of gravitational field intensity I vector। ठीक है, अब ये जो इंटेंसिटी है ये किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोटिस करिए कि यहां पे हमेशा ये एक स्पेशल पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, इंटेंसिटी हमेशा मास की तरफ होगी। इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मास। ठीक है, ओके, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी, या जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, एंड द इंटेंसिटी विल ऑलवेज टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मास। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। विद दिस पर्टिकुलर नोट, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। ये रिलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास हमने निकाला था। सिमिलरली नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है ना, तो हेडिंग डालिए इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ, वहां पे पॉइंट चार्ज था, यहां पे पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास। अब देखो इसको कैसे समझें। सपोज ये आपका यहां पे एक पॉइंट मास है, ठीक है ना, या सपोज ये तो कोई एक मास है आपका ड्यू टू अ पॉइंट मास, है ना, तो हम यहां पे चलो ठीक है, ये एक पॉइंट मास है अपना, सपोज दिस इज m, ठीक है, और हम इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है, P है। क्या है, एक पॉइंट P, और इस पॉइंट मास की और यहाँ की जो दूरी है ये कितनी है, R है। अब हमें जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है वहां पे हम क्या करते हैं, एक यूनिट मास ला करके रख देते हैं, तो हमने यहाँ पे ला करके रख दिया। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन m नॉट।
इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो इसका मास यहां पर रख दिया। अब सबसे पहले तो ये सोचा जाए कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां होगा, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द मास, तो ये हो गया यहां से टुवर्ड्स द मास इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो F कैलकुलेट किया जाए, F कितना होगा, अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स होगा F, तो माइनस लगा दिया, माइनस का G m नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज r स्क्वायर। तो ये F वेक्टर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स को m नॉट से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। सो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G m नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू m नॉट। यहां पे m नॉट से m नॉट गया, सो इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास इज Gm अपॉन r स्क्वायर। समझ में आई वाली बात, इंटेंसिटी कितनी आ गई, Gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किया था तो वो कितना आया था, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से हम आगे यहां पे बढ़ सकते हैं। के क्यू नहीं, के Q1 Q2 नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही निकाली थी हमने, है ना। बस वहां पे माइनस का साइन नहीं था शायद, है ना। और आर वेक्टर था, आर वेक्टर क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। अपन रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी के साथ। देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के साथ, देखो यहां पे दोबारा से, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, r डिस्टेंस दूरी पे ये p पॉइंट होता, तो हम क्या लिखते, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। यहां पे क्या है, Gm अपॉन आर स्क्वायर, वेयर G इज कॉन्स्टेंट, m क्या है, एक मास है जो कि बड़ा मास है, r स्क्वायर क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो k q बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। तो सबसे पहले तो भाई एक हॉलो स्फीयर बनाया जाए। ये एक हॉलो स्फीयर हो गया, और इस हॉलो स्फीयर के अंदर रेडियस है, मतलब अंदर से खाली है, हॉलो स्फीयर हम समझते हैं सब। इसका मास हमने मान लिया कितना, कैपिटल M। अब देखो हॉलो स्फीयर से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है P, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। यानी कि P पॉइंट इज आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। फर्स्ट कंडीशन देखें, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि ये पॉइंट आउटसाइड है। क्या इस तरह की बातें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर रखी है बहुत अच्छे से, है ना, तो हमको समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अब यहां पे हमें क्या जानना है, इंटेंसिटी। कैसे पता करेंगे भाई, इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स अपॉन मास। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए कि इस P पॉइंट पे सपोज कुछ m नॉट मास रख दिया जाए, ठीक है ना। अभी आप यहां पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, G m नॉट अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये वाला मास m नॉट ही होगा, ठीक है। और ये माइनस का साइन यहां पे रहेगा ही रहेगा। तो m नॉट से क्या गया, m नॉट, ठीक है। आंसर क्या आ गया अपना, माइनस Gm अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड। अच्छा, अगर अपन यहां पे एक और बात करें, व्हेन r इज इक्वल्स टू r, यानी कि सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। अगर स्मॉल r, ये जो पॉइंट है, सपोज यहां ले लूं एक, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये वाला P पॉइंट हमने यहां ले लिया, ये r है और यही r, ठीक है ना। तो अगर ये जो हमारा पॉइंट है ये r डिस्टेंस यानी कि रेडियस पे, यानी कि सरफेस पे ही मैं लेकर के आ जाऊं, तो क्या होगा, क्या तब यहां पे जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो माइनस Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी,
यानी कि स्मॉल आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल आर से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पे आ रहा है वो ये है कि व्हेन आर इज स्मॉलर देन दी रेडियस, यानी कि अगर मैं यहां पे सपोज ये कोई पी पॉइंट ले लिया आर दूरी पे, देखो मैं 3 डायग्राम की जगह एक ही डायग्राम में सब बातें कर रहा हूं, आप चाहो तो 3 अलग अलग डायग्राम बना सकते हो इसको समझने के लिए। ऑल्दो अपन ने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, इसलिए आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट ऑन दिस, है ना। तो अगर ये आर पॉइंट मतलब आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट कहीं अंदर आ गया, सो नाउ दिस आर डिस्टेंस इज लेसर देन द कैपिटल आर, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि अब जो पॉइंट है वो इनसाइड द हॉलोस्फीयर है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F अपॉन m। क्या अंदर कुछ मास है क्या? अंदर तो कोई मास नहीं है, क्यों? क्योंकि दिस इज अ हॉलोस्फीयर, तो ये अंदर से कैसा है, खोखला है, तो यानी कि इस P पॉइंट पे कोई मास ही नहीं है। अगर मास ही नहीं है तो ये जीरो, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। याद करो जब हम हॉलोस्फीयर पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो हम क्या बोलते थे, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सिमिलरली इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो जीरो। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो हॉलोस्फीयर अगर अपने को समझ में आ चुका है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, क्या हम इन्हें स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, है ना, स्फेरिकल शेल भी एक नाम है। अच्छा, नाउ दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या मतलब है कि ये अंदर से ना पूरा भरा हुआ है। क्या है, ये अंदर से भरा हुआ है, ये अंदर से खोखला नहीं है, ये अंदर से पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है भाई, दिस इज द रेडियस, ये बाहर कोई पॉइंट है P जो कि सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे है, और इस हॉलोस्फीयर का जो सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M। अच्छा, यहां पे m नॉट मास मान लिया। अगेन व्हाट विल डू, विल फाइंड इंटेंसिटी, और क्या पता चलेगा हमको कि यहां पे कितना फोर्स आएगा, डायरेक्ट लिख दूं माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम नॉट से एम नॉट गया, इंटेंसिटी कितनी आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये हमने कौन सा केस लिया, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि हम कहां हैं, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, है या ना। तो आंसर कितना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे देखो कितना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऑब्वियसली देर इज ऑल्सो माइनस साइन, है ना, तो सेम आंसर आया। ठीक है भाई, चलो सरफेस पे चलते हैं, यानी कि r बराबर स्मॉल r कर देते हैं, सरफेस पे आते हैं। सरफेस पे क्या होगा, अगर मैं एक पॉइंट मान लू P पॉइंट, यहां पे r बराबर कैपिटल R होगा, तो क्या होगा, अगेन द F विल बी, मैं यहां पे m नॉट मान लूंगा, F क्या हो जाएगा, जी एम एम नॉट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू एम नॉट, है ना। तब भी आंसर क्या आ जाएगा, जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस जी एम अपॉन, बस स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा वहां पे, कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर है, स्मॉल आर लिखूं या कैपिटल आर लिखूं। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं यहां पे, व्हेन आर इज लेसर देन कैपिटल आर, यानी कि अब हम कहां आ रहे हैं, इनसाइड। अब ना इस पे लगा लो एक स्टार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए अपने को। देखो अगर मैं सपोज ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया P जो कि यहां से R डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, और मैं इस रेडियस को लेकर के सपोज मैं यहां पे अंदर एक स्फीयर मैंने ऐसा बना लिया। अब देखो ये जो P पॉइंट है, क्या ये एक सॉलिड स्फीयर के अंदर है, यानी कि क्या यहां पे पूरे में मास भरा हुआ है ना। तो अब इस P पॉइंट पे ये जो मैंने एक मतलब जो एक मैंने सॉलिड स्फीयर बनाया, इसके अंदर भी मास भरा हुआ है, ये पूरे में मास है ना, ये पूरे में यहां पे अंदर मास भरा हुआ है, और यहां पे बाहर भी क्या है, यहां बाहर भी क्या है, मास भरा हुआ है। ठीक है ना। तो अब मुझे अगर इस P पॉइंट पे अगर F की वैल्यू पता करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, F विल बी इक्वल टू G। अब देखो
मास किसका, इस P पॉइंट पे तो मैंने क्या ले लिया, जहां पे भी हमें कुछ वैल्यू पता करनी होती वहां पे कोई मास नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, यूनिट मास m नॉट। और इस ये जो मैंने यहां पे स्फीयर बनाया है, ये जो सॉलिड स्फीयर मैंने यहां पे अंदर बनाया है, सपोज करो कि इसका मास मैंने मान लिया लेट से m डैश, ठीक है ना, तो कितना होगा m डैश अपॉन डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ f एट दिस पॉइंट p। क्या मेरी बात समझ में आई सबको, ठीक है। क्या आपको m डैश की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी। मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू द इनसाइड सॉलिड स्फीयर, तो m डैश अपॉन v डैश। भाई डेंसिटी तो सेम ही है दोनों की, तो अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम इनटू v डैश इज इक्वल्स टू m डैश। तो मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज m ओनली, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉलिड स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इनटू v डैश। v डैश इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्पल सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज m डैश। अब यहां पे देखो 4/3 से 4/3 कटा और पाई से पाई कट गया, है ना, तो अपने पास क्या वैल्यू आई m डैश की, m, अच्छा ये स्मॉल m और कैपिटल M, स्मॉल r और कैपिटल R बहुत ध्यान से लिखना वरना यहां पे गलतियां हो सकती हैं। सो m r क्यूब अपॉन r क्यूब ये आया अपने पास, ठीक है ना। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, ठीक है ना। तो इधर का थोड़ा सा पोर्शन में रब कर लेता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया, इधर का ये वाला पोर्शन नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। The equation which we are having is g m dash m naught upon r square, और m डैश की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वो कितनी आई, कैपिटल M r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, क्या यही हमने निकाली। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ m डैश ओवर हेयर, तो क्या होगा इससे, कैपिटल F इज इक्वल्स टू g कैपिटल M r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, एक स्मॉल r स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है और यहाँ पे m नॉट भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, r स्क्वायर से ये चला गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई, g m r m नॉट अपॉन कैपिटल R क्यूब। क्या फाइंड आउट करना है हमें इस पॉइंट पे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि क्या करेंगे हम, F पर यूनिट मास, और ये मास कौन सा है जो हमने इस P पॉइंट पे लिया है, विच इज m नॉट। तो देखो F की वैल्यू क्या है, g m r m नॉट अपॉन r क्यूब इंटू m नॉट, है ना, m नॉट से m नॉट गया, फाइनली हमारे पास क्या बचा, g m r अपॉन r क्यूब, ठीक है। दिस इज वी गॉट एट द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आई हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर, कितनी आई, माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के या सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर P पॉइंट हो तो वहां पे भी कितनी आएगी, माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दैट R इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड और हॉलो स्फीयर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड, ठीक है ना, द इंटेंसिटी। अच्छा, एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग, इस P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा क्या अंदर की तरफ होगा, है ना। यहां पे भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन मास की तरफ होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन मास की तरफ होगा, ये वाली बात ध्यान रखना। तो जो अच्छी बात हमें देखने को मिली वो कहां मिली, सॉलिड स्फीयर के अंदर, कि अगर कोई पॉइंट अंदर आ जाए तो वहां पे इंटेंसिटी क्या है, जीरो नहीं होगी, कितनी होगी, GMR अपॉन R क्यूब। इस बात को ध्यान रखें अपन, ठीक है।
चलो तो नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक और ज्योमेट्री लेते हैं, रिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग अपन देखने की कोशिश करते हैं। इन रिजल्ट्स को अपने को भूलना नहीं है। पॉइंट चार्ज की वजह से gm/r² विद अ नेगेटिव साइन, हाँ देखो फिर से सुन लो, gm/r² क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है पॉइंट चार्ज की वजह से। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? मास की तरफ होगा। ये चाहे आप कहीं पे भी देखें, जैसे यहां पे हमने ये कैलकुलेट किया था, माइनस साइन आया था, दिस माइनस साइन इज शोइंग एट सरफेस, है ना। सपोज ये वाला पॉइंट अपन ने लिया था सरफेस पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाता टुवर्ड्स द मास, ठीक है। तो नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो हेडिंग डालिए, gravitational field intensity due to a ring on the axial points. Due to a ring on axial point, या पॉइंट की जगह on axial line, दैट वुड बी गुड, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैं आपके सामने एक रिंग बनाऊंगा, और ये जो रिंग होगी, जो रिंग का प्लेन होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आप समझ पा रहे, मैं रिंग बनाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये रिंग किस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो यहां पे कैसी है रिंग? दिस रिंग, द प्लेन ऑफ दिस रिंग इज लाइक दिस, ये ऐसी है। तो और बोर्ड का प्लेन कैसा है? ऐसा, और रिंग का प्लेन ऐसा। तो ये दो प्लेन आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, राइट। ओके, यहां से देखें, इस रिंग का रेडियस अपन ने मान लिया लेट से कैपिटल R, और रिंग के सेंटर से किसी P पॉइंट तक हम गए, और ये दूरी हमने कितनी मान ली? x मान ली। इस P पॉइंट पे, और इसका मास मान लिया हमने कैपिटल M, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमने यूनिट मास रख दिया m0, और हमें यहां पे क्या पता करनी है? क्या पता करनी है हमें यहां पे? इंटेंसिटी। अच्छा, अब देखो ये जो रिंग है ये टोटल m मास की है। तो जैसे मैं बोलता था कि ये जो रिंग है उस पर रिंग पे मास कैसे या चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो यहां पे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? लेंथ पे। क्यों? क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर तो कोई मास नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ रिंग। अगर डिस्क होती तो अंदर कुछ ना कुछ मास होता। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि छोटा छोटा डीएम मास मिलकर के ये पूरा एम मास बन रहा होगा, एंड द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो सपोज करो कि यहां पे ये इतना सा सेक्शन, ठीक है ना, ये डीएम मास का है, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन मिलकर के, बहुत सारे डीएम मिलकर के क्या बना रहे होंगे? टोटल मास एम बना रहे होंगे। इसी तरह से मैंने यहां पे भी क्या किया, एक छोटा सा मास का टुकड़ा यहां पे भी ले लिया, ये भी डीएम मास का है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो मास की तरफ लगती है, ठीक है। यानी कि यहां पे डीएम मास पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? डी, ठीक है। यहां पे कितनी होगी? यहां पे भी होगी कितनी? डी। भाई डीएम मास पे तो डी इंटेंसिटी आएगी। और देखो इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी मास ओनली, टुवर्ड्स दी मास ओनली। सपोज करो कि ये जो एंगल है इनके बीच का, ये कितना है? थीटा है, ठीक है। तो डी के दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, मैं दोबारा से क्या मुझे ये वाली बात बताने की जरूरत पड़ेगी? ऑल्दो आपने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैंने इस पे डीएम पे ये इंटेंसिटी ऐसे क्यों ली, ये एंगल थीटा ऐसे क्यों रखा? क्योंकि आप सोचो थोड़ा सा, ये रिंग है, ऐसी एक रिंग है आपके सामने, और रिंग के सेंटर से कुछ दूरी पीछे एक एंगल है थीटा, है ना, मतलब एक पॉइंट है। तो अब आप सोचो, रिंग ऐसे है आपके सामने, है ना, तो यहां से रिंग के इधर पॉइंट गिराते जाओ, ठीक है ना। ये देखो यहां पे दोबारा से एग्जांपल देखो, दिस इज अ रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इसके सेंटर से ये, तो रिंग के ऊपर में ऐसे ऐसे अगर लाइनें गिराऊंगा
तो क्या देखो हर जगह पे थीटा एंगल ही बनेगा। देखो ऐसे ये रिंग है, इसके सेंटर से ये पॉइंट पीछे, तो देखो रिंग की आउटर, रिंग की बाउंड्रीज पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉप कर रहा हूं, क्या हर जगह पे सेम एंगल आएगा? बेटा फील हो पा रहा है ये वाली चीज की नहीं हो पा रही? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए देखो इन सब चीजों में, ऑल्दो ये सब बातें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपसे करी हैं। सो दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। अगर ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं है हमारे पास तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। सो यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन विद यू। तो ऐसा होगा, तो अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे डी वेक्टर ऐसे है, तो यानी कि एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये ठीक है, इसको हम कहेंगे डी आई कॉस थीटा, और एक होगा यहां पे ऊपर जिसे हम कहेंगे डी आई साइन थीटा। उसी तरह से देखो एक डी आई यहां पे भी होगा एक और, इसको भी हम क्या बोलेंगे डी आई कॉस थीटा, और यहां पे होगा डाउनवर्ड इस वाले डी आई का, है ना, तो ये होगा डी आई साइन थीटा। अब देखो यहां पे जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में कितने आ जाएंगे 2di cos थीटा। ठीक है, अब देखो मास की तरफ ही है जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, तो यहां पे देखो अपन कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरह से अपने को यहां पे प्रोसीड करना है। देखो इंटेंसिटी होता है F/m, ठीक है, तो यहां पे जो इंटेंसिटी आई है वो कितनी है 2di cos थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी, और ये देखो जो इंटेंसिटी है ये हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम हमारे फॉर्मूले से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट अगर करेंगे तो देखो 2 बाहर ले लिया, डी क्या होगा भाई, डी आई पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है भाई डी आई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और भाई समझ रहे हो ना, ये एक क्या है आपका, ये एक पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास की वजह से जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी gm अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द पॉइंट। तो यार अगर ये x है और अगर ये r है, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम स्मॉल r मान लेते हैं लेट से, है ना। तो यानी कि ये होगा gm अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये तो हो गया डी आई, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका cos थीटा, हाँ या ना। अच्छा, ये जो जी एम लिखा है तो m इज बेसिकली डीएम, हम तो डीएम की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहां से 2g अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, और cos थीटा भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि cos थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है, x भी एक कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, फिक्स है। आर स्क्वायर रेडियस ऑफ दिस रिंग इज ऑल्सो फिक्स, cos थीटा इज ऑल्सो फिक्स एंड g इज ऑल्सो फिक्स। ये समझ में आ रहा है ना cos थीटा फिक्स क्यों है, मैंने अभी अभी समझाया आपको। हर जगह पे जब आप थीटा एंगल देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन dm। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक मास का टुकड़ा धीरे धीरे हम इसको ऐसे यहाँ पे लाएंगे और इस मास को ऐसे ऐसे ऊपर लेकर के आएंगे। तो जब ये यहां से लेकर के जब ये यहां तक चलेगा, और जब ये यहां से लेकर के यहां तक चलेगा, तो क्या जब ये यहां से लेकर के यहां तक चलेगा तो m/2 मास कवर होगा, और जब ये यहां से यहां तक चलेगा तो m/2 मास कवर होगा। तो हमने क्योंकि यहाँ पे 2 लिया, अगर यहाँ पे 2 नहीं लेते, सिंगल लेते तो यूनिट तो लिमिट बदल जाती। अभी क्या लिमिट होगी इसकी, 0 से m/2। अब अपन अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 2g cos थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू m/2, और एक 2 से ये 2 चला गया। देखो अभी भी थोड़ा सा इसमें और अपन कुछ देख सकते हैं। तो हमने क्या वैल्यू निकाली, हमने वैल्यू निकाली mg, है ना, हमने क्या वैल्यू निकाली mg cos थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमने निकाली। अब अगर अपन cos थीटा को देखें, है ना,
तो कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यानी कि एम जी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा ही आएगा। अच्छा, अपन यहाँ पे देखो एक गलती कर रहे हैं, नोबडी हैज टोल्ड मी दिस। देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है ना, तो अंडर रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, ये अंडर रूट यहां से हट जाएगा, और द रिमेनिंग थिंग विल बी लाइक दिस ओनली। इसी तरह से यहां पे भी ये चीज हट जाएगी, ठीक है। और फाइनल आंसर में भी हम क्या करेंगे, देखो ये नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा एम जी इंटू एक्स अपॉन दिस एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम जी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2 3/2, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम जी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग। अब देखो दोबारा से समझो, हमने गलती क्या करी थी, वो देखो यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गए थे हम, क्या था जी, अच्छा ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, मैंने नहीं लगाया लेकिन आप लोग लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन आता भी यहाँ पे, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, एक्सियल लाइन पे मास की तरफ है ना, टुवर्ड्स द मास, तो ये एक्सियल लाइन पे टुवर्ड्स द मास है, ठीक है ना, दिस इज द नेट। तो समझ में आया, डी का हमने क्या लिखा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द मास इन द पॉइंट, तो ये कितनी है, ये है, हमने इसका स्क्वायर किया तो केवल ये आएगा यहाँ पे, है ना, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, cos थीटा बाहर ले लिया, ये लिमिट समझ में आ गई क्यों ली, इतना पहले आधा m/2 कवर हो रहा है, फिर ये m/2 कवर हो रहा है, हमने 2 मास के टुकड़े लिए हैं इसलिए। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट समवॉट लाइक दिस, कैलकुलेशन करी, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। थैंक यू एंड विल मीट, थैंक यू, बाय।